student, myself, Raman Shukla, from LPM Public School, Gola Bazar, Gorakhpur. Dear student, in this video, we are going to read chapter 3rd of History of Class 7 SST. We are going to start our video from the administration in the Sultanate. Mean to say, in this video, we read and understand about the administration in the Sultanate period. Firstly, we are going to know about the Sultan. The Sultan was at center of the Sultanate administration. He protected the empire against external attack and was responsible for maintaining law and order. ये जो सुल्तान है वो एडमिनिस्ट्रेशन का सेंटर होता था, मतलब उसी से पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चलता था। और इसके अलावा वो एम्पायर को एक्सटर्नल अटैक, मतलब जो बाहरी आक्रमण है उनसे बचाता था, और वही रिस्पॉन्सिबल था मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, मतलब कानून व्यवस्था, शांति व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल था। He acted as the commander-in-chief of the army and the chief justice of the sultanate. वो सल्तनत के कमांडर इन चीफ, मतलब आर्मी का जो सर्वोच्च कमांडर होता था उसके रूप में भी काम करता था, और इसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ सल्तनत, मतलब सल्तनत का न्याय का सबसे बड़ा अधिकारी भी वही था। नाउ वी आर गोइंग टू नो अबाउट नोबेल्स एंड ऑफिशियल्स. The Sultan's court consisted of officials who were responsible for effective functioning of the administrative machinery. The Wazir and his deputies looked after the issues relating to income, expenditure, collection of revenue and control of the revenue. Dear student, जो सुल्तान है उसके कोर्ट में वेरियस नोबेल्स और ऑफिशियल्स होते थे, तो वो सुल्तान को असिस्ट करते थे, मतलब सुल्तान को हेल्प करते थे फॉर इशूइंग इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। और सुल्तान, नोबेल्स और ऑफिशियल जब ये लोग मिल के प्रॉपर वर्क करते थे, तभी वो एडमिनिस्ट्रेटिव जो मशीनरी है वो चलती थी। द वजीर, इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल्स है वो वजीर, इसकी जो ड्यूटी थी कि ये इनकम, एक्सपेंडिचर और कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, मतलब आय व्यय और रेवेन्यू का जो कलेक्शन है उसको देखता था, और इसके लिए वो रेवेन्यू को कंट्रोल भी करता था। जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट ऑफिसर है वो है आरिज ममालिक एंड हिज डिप्टी, मतलब इसमें जो दूसरा प्रमुख अधिकारी है उसे आरिज ममालिक और इसके अलावा उसके सहायक होते थे। ये मिल के देखते थे रिक्रूटमेंट ऑफ सोल्जर्स, दियर ट्रेनिंग एंड इक्विपमेंट। तो ये सोल्जर्स को रिक्रूटमेंट, उनकी ट्रेनिंग और रिक्रूटमेंट की देखभाल करते थे। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट ऑफिसर द वकील दर वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर लुकिंग आफ्टर द अफेयर रिलेटिंग टू द हाउस होल्ड ऑफ द सुल्तान। वकील दर जो था वो सुल्तान का हाउस होल्ड, मतलब उसके घरेलू जो थे, जो घरेलू कार्य थे उसको उनकी रिस्पॉन्सिबल था उनको करने के लिए। तब इसमें जो वर्क थे वो थे द प्लेस गार्ड एंड द पर्सनल असिस्टेंट, उसमें मतलब उसके जो महल के रक्षक या उसके जो पर्सनल असिस्टेंट थे, सहायक थे, उनकी व्यवस्था करते। द अमीर हाजिर द मास्टर ऑफ सेरेमनीज एट द कोर्ट वाइल चीफ काजी द जस्टिस डिपार्टमेंट। अमीर हाजिब नाम का जो ऑफिसर था उसका जो काम था कि अगर कोर्ट में कोई सेरेमनी हो रही है, उत्सव हो रहा है, उसकी वो व्यवस्था करता था। एंड चीफ काजी हेडेड द जस्टिस डिपार्टमेंट, और जो न्याय विभाग था उसका जो हेड होता था उसे काजी का। नाउ द नोबेल्स ऑक्यूपाइड सिविलियंस एंड मिलिट्री पोजीशंस इन द सल्तनत। जो नोबेल्स हैं डियर स्टूडेंट, वो सल्तनत पीरियड में सिविलियन और मिलिट्री दोनों पोजीशंस को हैंडल किए। सिविलियन मिलिट्री का मतलब सिविलियन वर्क वो होते हैं जो मिलिट्री वर्क से हट के होते हैं। जैसे मान लीजिए कि लैंड रेवेन्यू कलेक्शन हो गया, मेजरमेंट ऑफ लैंड हो गया, या री इस्टेब्लिशमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू हो गया, तो ये सब जो काम है वो सिविलियन वर्क में काउंट होता है। किसी फॉरेन लैंड पे अटैक करना या किसी फॉरेन अटैक से लैंड को प्रोटेक्ट करना, ये सब जो वर्क है वो मिलिट्री वर्क हो गया। दे असिस्टेड द सुल्तान इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज द रूलर ऑफ द एम्पायर।
नोबेल्स जो है सुल्तान की सहायता करते थे। किस चीज़ में सहायता करते थे? रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिस्चार्ज करने में। उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम सुल्तान की पहले पढ़ चुके हैं, प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल अटैक एंड अदर मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। इट टर्म्स ऑफ रैंक, जो नोबेल्स थे वो रैंक्स में डिवाइडेड थे। द खान्स ऑक्यूपाइड द टॉप पोजीशन फॉलोड बाय द मलिक्स एंड द अमीर। इसमें जो सबसे टॉप पोजीशन पे थे वो खान्स थे, खान्स के बाद मलिक और मलिक्स के बाद अमीर का नंबर आता था। ये नोबेल्स का एक तरह से रैंक वाइज डिवीजन। द नोबेल्स गॉट देयर सैलरीज फ्रॉम द रेवेन्यू असाइन टू देम। नोबेल्स को जो सैलरी मिलती थी वो रेवेन्यू असाइन किया जाता था उनके लिए, वही उनकी सैलरी होती थी एज पर द इक्ता सिस्टम। और ये जो रेवेन्यू असाइन होता था वो इक्ता सिस्टम के अकॉर्डिंग असाइन होता था। इक्ता सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू। द लैंड रिसोर्स ऑफ द सल्तनत वर डिवाइडेड एमंग द नोबेल्स इन व्यू ऑफ कैश फॉर देयर सर्विसेज। जो लैंड थी वो नोबेल्स में डिवाइड की जाती थी और वो व्यूज जो होते थे नोबेल्स के और जो उनकी सर्विसेज होती थी, जैसे वो सुल्तान को सर्विस प्रोवाइड करते थे तो सुल्तान उन्हें उसके बदले में या जो सुल्तान के लिए वो काम करते थे तो जो सैलरी है वो कैश न देके उनको लैंड का एक टुकड़ा देते थे, ज़मीन का टुकड़ा। तो उस ज़मीन के टुकड़े से रेवेन्यू को कलेक्ट करते थे और इस तरह से ये जो सिस्टम है इसको इक्ता सिस्टम कहा जाता है। और जिनको ये लैंड टैक्स प्रोवाइड किए गए उनको इक्तेदार कहा गया। तो आप याद रखिएगा इक्ता सिस्टम क्या है और इक्तेदार क्या है। इक्तेदार्स कलेक्टेड टैक्सेज फ्रॉम द फार्मर्स एंड यूज देम टू मेंटेन द आर्मी। इक्तेदार जो है वो फार्मर्स से लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करते थे और इसको किस तरह यूज करते थे, वो आर्मी को मेंटेन करते थे। Slaves had a huge presence in the royal household. They served as personal assistant as well as administrative officers. इस टाइम पीरियड में स्लेव्स का बहुत इंपॉर्टेंट था। ये पर्सनल असिस्टेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के रूप में भी काम करते थे। With a view to meeting the requirement of the royal place, कारखाना और workshop under Maliks were set up. In these कारखाnas, various items such as clothes, paintings and other articles were produced occasionally. Military goods were also produced in the workshop. सल्तनत की रिक्वायरमेंट को देखते हुए, उसकी ज़रूरतों को देखते हुए कारखाना डेवलप किए गए थे और इन कारखाना में वेरियस आइटम्स बनते थे जैसे क्लॉथ, पेंटिंग और मिलिट्री से रिलेटेड जो इक्विपमेंट्स होते हैं, मिलिट्री गुड्स होते हैं, युद्ध के सामान, वो भी इन कारखाना में, इनको वर्कशॉप कह सकते हैं, वहाँ पे बनते थे। Dear student, in this video we read about the administration in the Sultanate. We can say in other word administration of the Delhi Sultanate. Now we are going to read about army. The army was a significant part of the Sultanate because it aided the Sultan to stay in power. आर्मी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट थी सल्तनत पीरियड की, क्योंकि सुल्तान इसी के दम में रहता था। सुल्तान जो था वो सुल्तान बना रहने के लिए उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग आर्मी का होना बहुत जरूरी था। एक्सपैंड एंड डिफेंड इज एम्पायर, ये एम्पायर को एक्सपेंड करने में, मतलब एम्पायर को बढ़ाने में और एम्पायर की सुरक्षा के लिए आर्मी बहुत ही आवश्यक थी। द आर्मी कंप्राइज ऑफ द इन्फेंट्री और फुट सोल्जर्स, कैवेलरी और हॉर्स सोल्जर्स, आर्चर्स एंड एलिफेंट। आर्मी में पैदल सैनिक भी थे, कैवेलरी मतलब घुड़सवार सैनिक भी थे, आर्चर्स तीरंदाज जो तीर चलाते थे, इसके अलावा एलिफेंट्स। हॉर्सेज ऑफ फाइन क्वालिटी रिसीव ग्रेट अटेंशन एंड देयरफॉर, इसमें जो अच्छी क्वालिटी के घोड़े होते थे वो उनको बहुत उस पर विशेष ध्यान दिया जाता था और देयरफॉर उनको अरेबिया से इम्पोर्ट किया जाता था। मतलब हमारी कंट्री में बहुत अच्छी प्रकार के घोड़े नहीं पाए जाते हैं, तो उन घोड़ों को, हॉर्सेज को अरेबिया के घोड़े जो इंडिया की है वो अच्छे होते हैं, उनको अरेबिया से इम्पोर्ट किया गया। नाउ पेज नंबर 162, they were imported from Arabia. Alauddin Khilji maintained a detailed description of his soldier known as चेहरा। अलाउद्दीन खिलजी ने हर एक सोल्जर का डिटेल डिस्क्रिप्शन डिसाइड किया था, उसे चेहरा के नाम से जाना जाता है।
ईच हॉर्स वॉज ब्रांडेड इन हिज आर्मी नोन एज दाग, और उसकी आर्मी के सभी जो घोड़े थे उनको ब्रांड किया जाता था, मतलब दागा जाता था। इस तरह को दाग कहा जाता है। इसमें क्या होता था कि आयरन के कोई जो सील्ड टाइप की चीज़ें होती, मोहर जैसे उनकी मोहर होती थी, उसको फायर में उसको बिल्कुल जो है हीट किया जाता था, फिर उसको जो हॉर्स है उनकी स्किन पे प्रेस किया जाता था, तो वहाँ एक दाग बन जाता था। ड्यूरिंग इजराइल लैंड रेवेन्यू वॉज कलेक्टेड इन कैश, सोल्जर्स वर आल्सो पेड इन कैश। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड में लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट किया जाता था कैश में, और सोल्जर्स को भी पेमेंट जो है वो कैश में दी जाती है। क्लियर एवरीबॉडी? नाउ so division of sultanate and other economic and social life of this chapter, this heading we will discuss on this heading in our next video. So thanks for watching. Hello dear student, myself Raman Shukla from National Public School Golabazar, Gorakhpur. Dear student, in this video we are going to read chapter 3rd of history. The topic is the Delhi Sultanate. In this video we are going to start from the division of the Sultanate. The Delhi Sultanate was divided into provinces known as Subas. ये स्टूडेंट दिल्ली सल्तनत जो है वो provinces में divided थी, provinces को सूबाज कहते हैं, which were further divided into 6, और जो provinces सूबाज होते थे provinces वो आगे चल के 6 में divided होते थे। एंड परगना वर सब डिवीजन ऑफ द सिक्स, और जो सिक्स थे वो आगे चल के परगनाज में डिवाइड होते थे, विच कंप्राइज सेवरल विलेजेस, और एक परगना में कई सारे गांव होते थे, मतलब जो परगना आगे चल के विलेज में डिवाइडेड होते थे। हम कह सकते हैं जो प्राइमरी यूनिट थी वो विलेज, और जो कई सारे विलेज मिलके परगना बनाते थे, और कई परगना मिलके जो है वो सिख बनाते थे, और कई सिख जो है वो मिलके सूबा थे। क्लियर एवरीबॉडी? The province was headed by a governor or mufti, while the Sikhdar was the head of Sikh, the Amil was the head of Pargana. इस तरह से जो प्रोविंस का गवर्नर होता था उसको मुफ्ती कहते थे, जो सिकदार होता था वो सिख का हेड होता था, और आमिल जो होता था वो परगना का हेड होता था। लैंड ओनर्स नोन एज द कुत्स एंड मुकद्दम, और जो विलेज का हेडमैन होता था उसे, जो लैंड ओनर्स होता था उसे कुत्स या मुकद्दम कहते थे। आप कह सकते हैं उस समय विलेज हेडमैन होता था तो उसको उस टाइम पीरियड में कुत्स या मुकद्दम कहते थे। फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स इन द विलेज, द विलेज अकाउंटेंट और पटवारी मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ लैंड, क्रॉप्स एंड टैक्सेस टू बी पेड। इसके अलावा हर गांव में एक अकाउंटेंट होता था, पटवारी, जो लैंड रिकॉर्ड्स, क्रॉप्स और टैक्सेस जो भी पेड हुए हैं उन सबको मेंटेन करता था। Now we are going to know about economic and social life of Sultanate period. Economy. The Sultan relied heavily, the Sultan relied heavily on regular income from the land in order to pay the officials, maintain the army and constructed maintenance. इस टाइम पीरियड में सुल्तान को एक बहुत ज़्यादा हैवी अमाउंट की ज़रूरत थी। किसलिए ज़रूरत थी? पे द ऑफिसर्स, मतलब ऑफिसर्स को सैलरी देने के लिए, आर्मी को मेंटेन करने के लिए, और बिल्डिंग को डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस सच एज खराज एंड लैंड टैक्स, हाउस टैक्स, ETC वर्स रिसीव्ड टू एक्सट्रैक्ट रेवेन्यू। इस टाइम पीरियड में डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस थे, इसमें खराज जो था वो लैंड टैक्स था, और हाउस टैक्स, इसके अलावा हाउस टैक्स भी लिए जाते थे, वर लीव्ड ऑन एक्सट्रैक्ट रेवेन्यू। अलाउद्दीन खिलजी इज नोन फॉर द यूनिक मार्केट रिफॉर्म पॉलिसी इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी जो है इसको यूनिक मार्केट रिफॉर्म पॉलिसी, मतलब इसको बाज़ार पे जो नियंत्रण है इसका अद्वितीय था, ऐसा नियंत्रण और किसी सुल्तान का नहीं रहा जैसा नियंत्रण अलाउद्दीन खिलजी का था। द प्राइसेज ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज लाइक फूड, ग्रेन, शुगर, तो इसमें जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं जिनको बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, लोगों को डेली आवश्यकता होती है, इसमें फूड ग्रेन्स हैं, शुगर हैं, और कुकिंग ऑयल है, क्लॉथ्स हैं, हॉर्सेज हैं, कैटल्स हैं एंड स्लेव, तो which fixed by him along with the introduction of standardized weight and measures। तो ये जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं जैसे फूड ग्रेन, शुगर, कुकिंग ऑयल, क्लॉथ, हॉर्सेज, कैटल एंड स्लेव, तो ये स्टूडेंट उस समय
स्लेब्स की भी खरीद और बिक्री होती थी, मतलब गुलामों की खरीद और बिक्री होती थी मार्केट में। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इनको स्टैंडर्डाइज किया था, मतलब अकॉर्डिंग टू देयर वेट्स एंड क्वालिटी। जैसे कपड़ों की अगर हम बात करें क्लॉथ्स की, तो क्लॉथ की अगर बात करें तो क्लॉथ के बहुत सारे टाइप्स मिलते हैं, बहुत सारे स्टैंडर्ड मिलते हैं। तो उसने अलग अलग स्टैंडर्ड का अकॉर्डिंग टू देयर लेंथ, और अगर कोई फूड ग्रेन्स या अदर चीज़ है तो अकॉर्डिंग टू देयर वेट उसने उसका वो जो है प्राइस क्लियर किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। और इस प्राइस को वो उस प्राइस जो है उससे न कोई उससे ज़्यादा जो प्राइस कोई भी जो शॉपकीपर है वो नहीं ले सकता। तो इस तरह से उसकी जो मार्केट कंट्रोल पॉलिसी है अलाउद्दीन खिलजी की, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी। और बाकी का जो इंफॉर्मेशन है इस चैप्टर का उसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।